जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि ये वीडियो अपन 11th कॉमर्स क्लास जिसमें अपन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अपना चैप्टर नंबर चल रहा है 1.3 1.3 अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम, जिसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और आर्थिक प्रणाली के साधनों के आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया था। तो चलिए एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, कि मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी कहते किसे हैं, इकोनॉमी होती क्या है? कि आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय यह है उस वैधानिक अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से है जिसके अंदर संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं क्या की जाती है, संपादित की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव से संबंधित उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे आर्थिक प्रणाली बोलते हैं, उसे इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, आर्थिक संगठन बोलते हैं। फिर एक बहुत अच्छा अर्थशास्त्री था जिसने परिभाषा थी, प्रोफेसर ए.जे. ब्राउन के शब्दों में उसने कहा था कि अर्थव्यवस्था का प्रयोग अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मानव का जीवन निर्वाह होता है। कि अर्थव्यवस्था का प्रयोग अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत अधिकतर मानव जीवन का क्या होता है, निर्वाह होता है। और फिर सरल शब्दों में उसने यह भी बताया था कि अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय उस पद्धति से है जिसके आधार पर किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु पारिश्रमिक सहयोग प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके। फिर अपन ने देखी थी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी या साइलेंट फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो पहला बताया था कि अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति क्या होता है, समूह होता है। अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति क्या होता है, समूह होता है। दूसरा बताया था कि अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रक्रियाएं होती है, जैसे अनिवार्य प्रक्रियाओं में भी बताया था उत्पादन, वितरण, विनिमय, राजस्व। और जो पहला था अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति समूह, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की धारणा थी वो निजी क्षेत्र के लोगों की जीवन निर्वाह पद्धति से क्या होती थी, संबंधित होती थी। फिर दूसरी थी अपन की अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रक्रिया। फिर तीसरी थी अर्थव्यवस्था के लिए विनिमय आवश्यक, कि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की क्या करना होता था, संतुष्टि करना होता था। कि सभी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का चुनाव की स्वतंत्रता देनी होती थी। फिर विनिमय की व्यवस्था करनी होती थी, इसमें भी थे खाद्य दुकानें, उपभोक्ता भंडार और आदि। तो ये तीन विशेषताएं थी। फिर चौथी थी अपने अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण, कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली पर अनेकों विकासात्मक उत्तरदायित्व आ गए थे। अर्थव्यवस्था और उसकी आर्थिक प्रणाली पर अनेक विकासात्मक उत्तरदायित्व आ गए थे, जिसमें पूंजीवादी देश की अपनी पुरानी स्वतंत्रता की नीति में अधिक विश्वास न कर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन करने लगे थे, जिसमें मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति समन्वय के द्वारा आर्थिक विकास की गति, रोजगार के स्तर, इन सबको तेजी से बढ़ाया जाता था। फिर अपन ने देखा था एक आर्थिक संगठन या आर्थिक प्रणाली के स्वरूप या आर्थिक प्रणाली के रूप, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया था कि मानव की आर्थिक क्रियाओं पर वर्तमान में बढ़ते राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति, सीमा, सामाजिक नियम, आर्थिक परंपराओं तथा आर्थिक संगठन की संरचना में भिन्नता के कारण वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप दृष्टिगत होते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के आधारों को वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया था, अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। मैंने एक टेबल के माध्यम से भी आपको समझाया था पिछले वीडियो में, जिसमें अपन ने देखा था कि पहला देखा था कि उत्पादन के साधनों पर और स्वामित्व के आधार पर। उत्पादन के साधनों और स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार से थी अपने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर देखी थी अपने विकास के स्तर के आधार पर, जिसमें थे अपने विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था।
आज अपन अब आगे से आगे जो जो अपन पढ़ेंगे, अब इनके बारे में हम अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जो मैंने अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण बताया था उसी के आधार पर अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्पादन के साधनों के आधार पर अपने थी उत्पादन के साधनों के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर। नंबर 1 आती है अपनी कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में आप बता सकते हो उसको कैपिटलिज्म और फ्री इकोनॉमी। आज अपन इसके बारे में गणना करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका अर्थ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लिख सकते हो आप। मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी। चलिए देखते हैं कि पूंजीवादी प्रणाली अथवा पूंजीवाद का जन्म 19वीं शताब्दी के उपरांत। कौन सी शताब्दी के उपरांत? 19वीं शताब्दी के उपरांत। 19वीं शताब्दी के उपरांत इंग्लैंड में तथा यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के उपरांत इंग्लैंड तथा यूरोप की औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड तथा यूरोप की औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। इंग्लैंड में तथा यूरोप की औद्योगिक क्रांति के साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बता सकते हो, पूंजीवादी प्रणाली बता सकते हो, पूंजीवाद का जन्म बता सकते हो 18वीं शताब्दी के यहाँ पे 19वीं नहीं है, 18वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी के उपरांत इंग्लैंड में तथा यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। पूंजीवादी, अब इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। यहाँ पे 18वीं नहीं है, 19वीं नहीं है, 18वीं है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बता सकते हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व, इस पे ये बता देना, निजी स्वामित्व एवं वितरण के
साधनों पर निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। फिर एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक है फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स। फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स। फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स के शब्दों में, काफी अच्छा अर्थशास्त्री है फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स के शब्दों में बता सकते हो। फिर इसमें लिखोगे आप पूंजीवाद वह प्रणाली है कि फर्ग्यूसन और क्रिप्स के शब्दों में पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व है। कि फर्ग्यूसन के शब्दों में बता सकते हो कि जिसमें निजी संपत्ति हो कि चाहे उसमें निजी संपत्ति हो या फिर आर्थिक निर्णय हो, आर्थिक निर्णय निजी रूप से ही लिए जाते हैं। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप ये बता सकते हो जिसमें निजी रहता है जो काम, जो प्राइवेट काम रहता है, जो निजी संपत्तियों का काम रहता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। जिसमें सरकारी रूप से कार्य रहता है, सार्वजनिक कार्य रहता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। जिसमें पूंजीवादी निजी और सार्वजनिक दोनों रहता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो फर्ग्यूसन और क्रिप्स के शब्दों में पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से ही लिए जाते हैं। चाहे जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से ही जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से ही लिए जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स के शब्दों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हैं। ऊपर अपन ने परिभाषा दी थी कि 18वीं शताब्दी के उपरांत पूंजीवाद प्रणाली तथा पूंजीवाद का जन्म 18वीं शताब्दी के उपरांत 18वीं शताब्दी के उपरांत इंग्लैंड में तथा यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व निजी नियंत्रण होता है। निजी स्वामित्व नियंत्रण होता है। फर्ग्यूसन एवं क्रिप्स के शब्दों में पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हैं। जिसमें निजी संपत्ति हो या फिर यहाँ पे सीधा लिख लेना आर्थिक या निजी रूप से लिए जाते हैं। पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हैं। तो ये थी परिभाषा अपनी, तो इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब अपन चलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। कर लिया होगा, चलिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। किसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। लिख सकते हो आप, इंग्लिश में लिख लो। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। main characteristics of capitalist
या कैपिटलिज्म, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अपन जो इसकी परिभाषा में से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले निजी 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 बात हो रही है तो 1 नंबर लिख लो, निजी संपत्ति रखने का अधिकार। निजी संपत्ति रखने का अधिकार कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार, उसको अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। निजी संपत्ति रखने के पश्चात निजी संपत्ति मृत्यु के पश्चात अपने उत्तराधिकारियों को भी दी जा सकती है। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है और अपनी इच्छा अनुसार उसको प्रयोग करने का उसका पूर्ण अधिकार होता है। निजी संपत्ति मृत्यु के पश्चात अपने उत्तराधिकारियों को भी दी जा सकती है। तो ये था निजी संपत्ति रखने का अधिकार। 2 नंबर लिख लो, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता कि उनको आर्थिक स्वतंत्रता दी हुई रहती है। पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति का प्रयोग करने, उद्योगों का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। कि प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति का प्रयोग करने, उद्योगों का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये दूसरी थी आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरी है उपभोक्ताओं में सार्वभौमिकता। कि उपभोक्ताओं में सार्वभौमिकता, इकोनॉमिक फ्रीडम, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को सार्वभौमिकता का विशेष स्थान होता है। उपभोक्ता को अपनी रुचि एवं अधिमान के अनुसार उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अधिमान का मतलब एक वर्ड आया अधिमान, जो आपके 12th में बहुत काम आने वाला है। अधिमान जिसको बोलते हैं अपन प्राथमिकता। क्या बोलते हैं? प्राथमिकता। कि उपभोक्ताओं को सार्वभौमिकता, इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का विशेष स्थान होता है। उपभोक्ताओं को अपनी रुचि और अधिमान के अनुसार उपभोग करने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। 4 नंबर देखो, निजी लाभ। ये थी तीसरी उपभोक्ताओं में सार्वभौमिकता। 4 नंबर निजी लाभ उद्देश्य। क्योंकि जब निजी अधिकार रहता है तो लाभ करने का उद्देश्य भी क्या रहेगा? प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं का ही रहेगा। निजी लाभ का उद्देश्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ प्राप्त करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई भी कार्य बिना निजी लाभ प्रेरणा के नहीं किया जा सकता। तो ये थी चौथी निजी लाभ उद्देश्य। 5वीं निजी लाभ और फिर प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, प्राइवेट प्रॉफिट एम। पूंजीवाद में वस्तु बाजारों में, साधन बाजारों में क्रेता में विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। क्योंकि मार्केट में बेचने वालों में, खरीदने वालों में भी क्या होती है? प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो ये 5 नंबर थी। फिर 6 नंबर देखो, 5 नंबर थी प्रतिस्पर्धा, 6 नंबर मूल्य यंत्र। सॉरी, 6 नंबर देखो मूल्य यंत्र। इसमें क्या बताओगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन, समन्वय एवं नियंत्रण किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा न होकर मूल्य संयंत्र द्वारा होता है। कि प्राइस मैकेनिज्म होता है, मूल्य यंत्र बोल दो चाहे संयंत्र बोल दो। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन, समन्वय एवं नियंत्रण किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा न होकर मूल्य संयंत्र द्वारा। तो ये इस प्रकार से इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं। निजी संपत्ति रखने का अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, उपभोक्ताओं में सार्वभौमिकता, निजी लाभ उद्देश्य, प्रतिस्पर्धा और मूल्य यंत्र या संयंत्र। तो अपन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखी। अब दो टॉपिक और देख लेते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसको नोट में जैसे बोलूं वैसे ही करते जाना, नोट कर लो। चलिए देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। कि कुछ जहाँ पे कुछ फायदे होंगे वहां पे कुछ कमियां भी होगी, तो पहले फायदे देखेंगे फिर इसके कुछ दोष भी देखेंगे। तो पहला है कुशल उत्पादन। कौन सा है, कुशल उत्पादन। किसका प्रोडक्शन है वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव प्रोडक्शन। निजी लाभ की प्रेरणा, बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होने के कारण हर उद्यमी दूसरे उद्यमी के मुकाबले अच्छी टिकाऊ वस्तु का उत्पादन करने का प्रयास करता है। क्योंकि बाजार में कंपटीशन पाया जाता है, तो हर व्यक्ति सोचता है, हर जो व्यवसायी सोचता है, हर उद्यमी सोचता है कि वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का प्रयोग करे, टिकाऊ वस्तुओं का प्रयोग करे, ताकि कस्टमर, ताकि उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा उसके पास जाए, उत्पादन करने का प्रयास करता है। इस हेतु नई नीति तकनीकी का प्रयोग करता है और यह भी प्रयास करता है कि उत्पादन कम लागत पर अधिक, तो कि उत्पादन ज्यादा हो लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी लागत है वो क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार ये पहला है कुशल उत्पादन। फिर इसमें क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लोचशीलता रहती है। दूसरा है लोचशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार रहती है कि इस अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि ये लोचशील है। समय के अनुसार ये अपने आप को हर ढांचे में ढालने की शक्ति इसमें होती है। कि कोई भी स्थिति हो, चाहे प्रॉफिट की हो चाहे लॉस की हो, ये कोई भी स्थिति में हर प्रकार से इसको अपने ढांचे में डालने की क्या करती है, कोशिश करती है। उसकी इसमें क्या होती है, शक्ति होती है। तो अपने दूसरी थी क्या थी, लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 3 व्यक्ति का विकास। व्यक्ति का विकास, व्यक्तियों का इसमें विकास रहता है। इस अर्थव्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतियोगिता में अपनी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करता है, कि वो अपनी क्वालिटी को जानने की कोशिश करता है कि उसमें कितनी एफिशिएंसी है, कितनी उसमें क्वालिटी है, कितनी उसमें योग्यता है। क्योंकि सफलता श्रेष्ठतम व्यक्ति को मिलती है। ज्यादा से ज्यादा जो सक्सेस है वो जो अच्छा सा अच्छा व्यक्ति होगा, श्रेष्ठतम व्यक्ति होगा, बेस्ट व्यक्ति होगा, उसको ही, बेस्ट पर्सन को ही मिलेगी। ये थी तीसरी व्यक्ति का विकास। चौथी देखो जीवन स्तर में वृद्धि। किसमें वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और पदार्थों में विविधता होने के कारण
बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगता है, जिससे उसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है तथा वह कम कीमत पर बाजार में बेचता है, जिससे गरीब जनता के जीवन स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। कि वो उत्पादन ज्यादा करता है, बड़े पैमाने पे करता है, तो उसके लागत कम आती है, लागत कम आती है तो वह उसको कम कीमत पर बाजार में बेचता है, जिससे जो गरीब लोग है, गरीब जनता, उसके जीवन स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये चौथी थी, जीवन स्तर में वृद्धि। पांचवी देखो, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। क्या है साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग? रिसोर्सेज का अगर अपन सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो उसमें क्वालिटी में क्या होगा, फायदा होगा। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है तथा इस अर्थव्यवस्था में जो साधन उपलब्ध होते हैं उन साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है और साधनों का अपव्यय नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा साधन वेस्ट नहीं किए जाते, खर्चीले नहीं किए जाते, उनका कुशलतम प्रयोग किया जाता है। तो इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो साधन उपलब्ध होते हैं और इन साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं, तो साधनों का अपव्यय नहीं होता, ज्यादा वेस्ट नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो ये थी पांचवी, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, जीवन स्तर में वृद्धि। अब 6 नंबर, तो पांचवी अपन ने देख ली, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग। अब 2 और है। 6 नंबर देखिए, स्वचालित, ऑटोमेटिक। स्वचालित देखिए कि अर्थव्यवस्था के संचालन में मूल संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपन इसमें देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्राइस मैकेनिज्म, मूल यंत्र, मूल संयंत्र। कि अर्थव्यवस्था के संचालन में मूल संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं होता, इंटरफियरेंस अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं होता, हस्तक्षेप नहीं होता। तो मूल संयंत्र प्राइस मैकेनिज्म रहता है, तो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता अर्थव्यवस्था में, तो इस प्रकार स्वचालित रहती है। 6 नंबर, स्वचालित। अंतिम है तकनीकी प्रकृति, तकनीकी प्रगति, सॉरी, देखिए तकनीकी प्रगति, इसके अंदर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादकों में आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है। प्रत्येक उत्पादक कम लागत पर अधिक उत्पादन करना चाहता है, तो इसी आपसी प्रतिस्पर्धा में वे नई नई तकनीकों का प्रयोग उत्पादन हेतु करते हैं। इससे पूंजी निर्माण को भी क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादकों में आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है, प्रत्येक उत्पादक कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। इसी आपसी प्रतिस्पर्धा में नई नई तकनीकों का प्रयोग उत्पादन हेतु करते हैं, इसमें पूंजी निर्माण में प्रेरणा मिलती है। तो ये इस प्रकार से इसके गुण थे, कुशल उत्पादन, लोचशीलता, व्यक्ति का विकास, जीवन स्तर में वृद्धि, साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, स्वचालित और तकनीकी प्रगति। तो अपन ने अर्थ देखा, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखी, विशेषताएं देखी और गुण देख लिए। अब अपन चलते हैं इसके दोष पे। चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ कमियां देखते हैं, कुछ दोष देखते हैं। नोट कर, साथ साथ में नोट करते रहा करो और इनको बार बार रिवाइज भी करा करो। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष। Demerits of capitalism. Demerits of capitalism. चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, पहला है आई
धन का आय और धन का असमान वितरण कि इस अर्थव्यवस्था में आय एवं धन के वितरण में असमानता पाई जाती है। यह असमानता निजी संपत्ति, स्वतंत्र प्रतियोगिता, अत्यधिक लाभ कमाने की इच्छा आदि के कारण उत्पन्न होती है। धनी वर्ग तो अधिक धनवान होता जाता है और निर्धन वर्ग अधिक निर्धन हो जाता है। तो इसमें आय का क्या रहता है? असमान वितरण रहता है। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कुछ फायदे रहेंगे तो कुछ कमियां भी दिखाएंगे। तो ये पहली थी आय और धन का असमान वितरण। नंबर 2 देखिए, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष कि आय एवं धन के असमानता के कारण इस अर्थव्यवस्था में समाज को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक तो अमीर वर्ग और एक दूसरा गरीब वर्ग। अमीर वर्ग आरामदायक जीवन व्यतीत करता है और गरीब वर्ग, जबकि निर्धन वर्ग, श्रमिक वर्ग को अपने 2 समय का भोजन जुटाने में भी मुश्किलें उठानी पड़ती है। ये स्थिति आगे चलकर वर्ग संघर्ष को क्या देती है? जन्म देती है, क्योंकि 2 बांटे गए, निर्धन और अमीर। अमीर तो ज्यादा धन कमाकर आरामदायक जीवन यापन करता है और जो निर्धन वर्ग है वो उसको मुश्किलें उठानी पड़ती है। तो ये था वर्ग संघर्ष। तीसरा है व्यापार चक्कर एवं आर्थिक अस्थिरता। व्यापार चक्कर एवं आर्थिक अस्थिरता। व्यापार चक्कर एवं आर्थिक अस्थिरता कि स्वचालित होने के कारण इस अर्थव्यवस्था में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अर्थव्यवस्था में व्यापारिक तेजी यानी स्फीति की स्थिति रहती है तथा कभी मंदी की स्थिति आती जाती है। कभी तो तेजी आ जाती है और कभी अपस्फीति आ जाती है। स्फीति का मतलब होता है तेजी। इकोनॉमिक वर्ड है ये आपके। एक आता है अपस्फीति, जिसका मीनिंग आएगा कमी। 12th में काफी आराम से समझोगे इन सबको आप। तो तेजी और कमी तथा कमी, मंदी की स्थिति आ जाती है, कभी मंदी की स्थिति आ जाती है तथा मंदी की अवस्था में इसके विपरीत बहुत कम हो जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में अस्थिरता तथा व्यापार चक्कर आते रहते। तो इस प्रकार व्यापार चक्कर एवं आर्थिक अस्थिरता तीसरी थी। चौथी देखिए, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा। बेरोजगारी और क्या रहती है? सामाजिक असुरक्षा रहती है। देखिए कि बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा में किस प्रकार से रहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों के कारण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्रमिकों के पास काम नहीं होता, वे धनी वर्ग पर आश्रित हो जाते हैं। धन का असमान वितरण होने से उनके पास आय का स्तर भी क्या होता है? कम होता है। उनके जीवन में सदैव असुरक्षा बनी रहती है। दुर्घटना, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था में उनके आय का स्रोत भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार 4 नंबर थी बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा। 5 नंबर रहता है शोषण, कि उन पर शोषण बहुत होता है। क्या होता है? शोषण। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण सर्वाधिक होता है। उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार उन्हें इस व्यवस्था में मजदूरी नहीं मिलती, केवल जीवन निर्वाह की मजदूरी है उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो इस प्रकार में क्या रहता है? 5वें में शोषण भी रहता है। फिर 6 नंबर देखिए, अनार्जित आय एवं सामाजिक। अनार्जित आय एवं सामाजिक परजीविता।
अनार्जित आय और सामाजिक परजीविता किस प्रकार रहती है? देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनके संपत्ति में निजी स्वामित्व तथा उत्तराधिकार के कारण समाज में कुछ व्यक्तियों को बिना परिश्रम के ही आय प्राप्त हो जाती है। जमींदारों को लगान मिलता रहता है, पूंजीपतियों को ब्याज व किराया आदि, जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों के श्रम पे जीते हैं। अब 7 नंबर देखिए, अंतिम है ये जन कल्याण का अभाव। ये थी 6 नंबर अनार्जित आय और सामाजिक जीविता। 7 नंबर देखते हैं अपन जन कल्याण का अभाव। जन कल्याण का अभाव कि इस प्रतियोगिता में उद्यमी स्वलाभ प्रेरणा के कारण राष्ट्रीय उत्पादन हेतु साधनों का प्रयोग करते रहते हैं, परंतु उनका लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। अतः वे ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में रुचि लेते हैं जो उन्हें अधिक लाभ देती, जैसे विलासी वस्तुएं, मतलब विलासिता की वस्तुएं, कम क्वालिटी वाली, विलासी बोल दो चाहे विलासिता की वस्तुएं जन कल्याण की वस्तुओं के उत्पादन में उनकी रुचि कम रहती है। तो इस प्रकार से ये 7 ही आय और धन का असमान वितरण, वर्ग संघर्ष, व्यापार चक्र एवं आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी एवं सामाजिक सुरक्षा, शोषण, अनार्जित आय और सामाजिक प्रजीविता, जन कल्याण का अभाव। अब 2-3 इसके कुछ अन्य दोष भी है, फिर अपन नेक्स्ट में चलेंगे, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। फिर देखते हैं अपन अन्य दोष। देखिए अन्य दोष कि इसके अतिरिक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित अन्य दोष है। पहला आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गल्लाकाट प्रतियोगिता के साधनों पर अपव्यय होता है। विज्ञापन, विक्रय, कला आदि लागतों में वृद्धि करती है। तो अपन इसका पॉइंट निकाल देते हैं, गल्लाकाट प्रतियोगिता, जहां प्रतिस्पर्धा ज्यादा रहती है, दुकानदार एक दुकानदार से आपस में लड़ते रहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गल्लाकाट प्रतियोगिता के कारण साधनों पर अपव्यय होता है। विज्ञापन, विक्रय, कला आदि लागतों में क्या करती है? वृद्धि करती है। तो ये पहली थी। दूसरी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े उत्पादक संग चलकर या तो प्रतियोगिता को समाप्त करते हैं या अर्थव्यवस्था में वस्तु की कृत्रिम कमी दिखाकर शोषण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। तो आप बता सकते हो शोषण का मार्ग। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बड़े उत्पादक संघर्ष चलाकर या तो प्रतियोगिता को समाप्त कर देते हैं या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कृत्रिम कमी दिखाकर शोषण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। तो ये दूसरी थी। फिर तीसरी है, इस अर्थव्यवस्था में समन्वय की कमी रहती है। अर्थव्यवस्था में आपसी सहयोग एवं संगठन का अभाव पाया जाता है। तो बता सकते हो समन्वय की कमी। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस अर्थव्यवस्था में समन्वय की कमी रहती है। अर्थव्यवस्था में आपसी सहयोग एवं संगठन का अभाव पाया जाता है। तो अन्य दोस्त थे गल्लाकाट प्रतियोगिता, शोषण का मार्ग, समन्वय की कमी। एक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का टॉपिक बचा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधुनिक स्वरूप। इसको भी देख लीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधुनिक
स्वरूप क्या रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधुनिक स्वरूप क्या रहता है? बताती हूँ मैं आपको। देखिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेकों दोष पाए गए हैं, अतएव समय समय पर परिवर्तन होने के कारण पूंजीवाद अब परिष्कृत रूप में जीवित हुआ है। आधुनिक पूंजीवाद में बाजार में अपूर्णताओं का होना, आधुनिक नियम व एकीकरण को प्रमुखता देना, श्रमिक संघों का प्रभाव बढ़ना, सार्वजनिक उपक्रमों का बढ़ना, राज्य का नियंत्रण आदि तत्व व नए रूप में उत्पन्न हुए। परंतु आधुनिक पूंजीवाद में आज भी विशुद्ध पूंजीवाद के लक्षण विद्यमान है। यद्यपि अब सरकारें मुख्य दर्शक न रहकर अपने भूमिगत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निभाने लगे हैं। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधुनिक स्वरूप क्या बता रहा है? कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेकों दोष पाए गए और अतएव समय समय पर उसके अंदर परिवर्तन होने के कारण पूंजीवाद अपरिष्कृत रूप में जीवित हुआ है। आधुनिक पूंजीवाद में बाजार में अपूर्णताओं का होना, आधुनिक नियम व एकीकरण को प्रमुखता देना, श्रमिक संघों का प्रभाव बढ़ना, सार्वजनिक उपक्रमों का बढ़ना, राज्य का नियंत्रण आदि तत्व नए रूप में उत्पन्न हुए। परंतु आधुनिक पूंजीवाद में आज भी विशुद्ध पूंजीवाद के लक्षण विद्यमान है। यद्यपि अब सरकारें मुख्य दर्शक न रहकर अपनी भूमिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निभाने लगे। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये क्या था? अपने स्वरूप, आधुनिक स्वरूप था। तो आज अपन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर लिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कि अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर अपन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ पढ़ा, विशेषताएं, परिभाषा पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी, गुण पढ़े, दोष पढ़े, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अन्य दोष पढ़े, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधुनिक स्वरूप पढ़ा। तो जो उत्पादन के साधनों के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट में अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर भी इसका मीनिंग, विशेषताएं, गुण, दोष, इन सब की, गुण बोल दो चाहे लाभ बोल दो चाहे विशेषताएं बोल दो, उसका नाम नियोजित रहेगा। जैसे इसका नाम था स्वतंत्रता, फिर उसका निष्कर्ष, फिर मिश्रित के बारे में, फिर विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर इस प्रकार ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आपने ये सारा नोट कर लिया होगा। दोष, अन्य दोष, जितना भी मैंने आपको बताया था कॉपी में लिखते जाना आपको, और साथ साथ में इनको रिवाइज भी करते जाना है ना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। चलिए, अपना मीनिंग, डेफिनेशन, परिभाषा, विशेषता, गुण, दोष, अन्य दोष, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधुनिक स्वरूप कंप्लीट हो गया। और समाजवादी, नेक्स्ट वीडियो में अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। थैंक यू सो मच। ओके।